बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल। होपफुली कि आपका वीकेंड बेहतरीन गुजरा होगा। और अगर बात करें दिसंबर की, तो आप सर्दी और दिसंबर दोनों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। वो इसलिए बिकॉज मुख्तलिफ क्रेविंग्स और ठंड जो है वो, मैं तो विंटर्स में बहुत इंजॉय करती हूँ, लेकिन इसका अंदाज़ा मुझे इस तरह से होता है कि जब आपका वेट हो जाता है पुट ऑन, यानी आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और पूरा साल में चीनी को कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में चीनी की क्रेविंग और मीठे की क्रेविंग जो है वो आपको खाने पे मजबूर कर देती है, और ये वेट जो आप पुट ऑन कर लेते हैं ये ऑन स्क्रीन नज़र आता है। आप अपनी क्रेविंग्स को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, बल्कि हरमीत पाजी से पूछ लेते हैं कि वो सर्दियों की ऐसी कौन कौन सी सौगात है जो कि खा कर सर्दी को इंजॉय कर रहे हैं। उसके लिए हम लाहौर स्टूडियो से इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। कैसी जा रही हैं आपकी सर्दियाँ? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे सुबह सर्दियाँ आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, और आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ और ठंडी ठार हवाओं में बाहर की तरफ निकला, और आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बगैर जैकेट के उसके बाद मेरी हालत बड़ी बुरी है। लेकिन शो तो करना होता है भाई, पहुंचना होता है। और आपने बात दुरुस्त की कि कहीं ना कहीं जो सौगात होती हैं, और फिर ख़ासकर ड्राई फ्रूट, तो हाँ ज़्यादा तो जारी बात है कि हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा ही खाएं, मुट्ठी भर के खाएं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा हाथ होला रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से एहतियात करना पड़ता है। लेकिन सर्दियां हैं, चूँकि आप एहतियात भी नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई खाएं पिएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें। लेकिन हरमीत देखिए ना, 2 माह की मुश्किल तो सर्दियाँ आती हैं, चले 3 माह लगा लें, 3.5 माह लगा लें, तो इस सर्दी में अगर आपने बीमार होकर गुजार दिया तो फिर क्या ही किया। तो मेरे ख्याल से एहतियात करें, खाने के एतबार से भी, अपनी क्रेविंग्स के एतबार से भी, और सर्दी में ठंड को खास तौर पे जैसे आपने ये करने की कोशिश की, ऑब्वियसली कि आपको लगा कि नहीं मैं तो कर लूँगा सर्दी बर्दाश्त, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर से लेके मेरे को होस्ट से लेके सब आज शू कर रहे थे। वो इसलिए बिकॉज सर्दी आ गई है, लेकिन आप लोग को एहसास नहीं हो रहा कि सर्दी आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम करते हैं अच्छे खासी हैवी डोज से, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। तो आइए जी, आपको पहला सबसे अगले आने वाले नए साल के हवाले से खबर देते हैं हमारे डेली डोज में। आपको पता है हरमीत, पिछले साल लाइलेक कलर जो है बेसिकली वो कलर था ईयर ऑफ 2023 का। अब आने वाला है नया साल, दिसंबर है, न्यू ईयर भी है, क्रिसमस भी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो एक ही महीने में हम सब कुछ एंजॉय करेंगे, लेकिन अगले आने वाले साल की तैयारी भी करेंगे। और तैयारी में सबसे पहली खबर ये है कि 2024 का रंग जो है ऑफिशियल उसको अनाउंस कर दिया गया है। पीच कलर, लाइट पीच कलर, जो कि बड़ा सटल सा, खूबसूरत सा, ठंडा सा, प्यारा सा पीच फर्स्ट जो है वो इसको नाम दिया गया है। और आपको पता है लास्ट ईयर अगर हमने लाइलेक की बात की थी, तो ब्रेस्ट कैंसर समेत जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी बड़े इदारे हैं, वो फिर इस कलर को आगे ड्राइव करते हैं, लेकर चलते हैं, अपनी कैंपेन्स इसी कलर में ड्राइव करते हैं। तो अब पिछले सालों में हरमीत हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कोविड की हम बात करें, पाकिस्तान की नागहानी ऐसी सूरत हाल की बात करें, सैलाब की बात करें, तो ये बहुत सारी मुश्किलात देखने के बाद इस कलर से एफिलिएट 2024 को करने का मकसद ये है कि अब हम पीस चाहते हैं, अब हम सुकून चाहते हैं। वी वांट सम लाइट इन आवर लाइफ नाउ। अगर हम बात करें जितने भी रंग हैं, और हर रंग के हवाले से बड़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है। अगर हम बात करें, चाहे वो काला हो, सफ़ेद हो, रत्ता हो, ब्लू हो, मुख्तलिफ कलर्स जो हैं जितने भी हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जो हमने सहा, जो हमने गुजारा, और जिस किस्म के हालात हमारे ऊपर गुजरे तमाम तर ममालिक पर, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान ही दुश्मन है कुदरत का, और कुदरत जो है वो बदला फिर किसी न किसी सूरत में इंसान से लेती है। और आपने देखा कि चाहे वो कोविड हुआ, या अभी जिस किस्म से हालात हुए, फिर टर्की में जिस किस्म का तूफ़ानी कि एक तरफ तो यहाँ बारिश तूफ़ानी थी, तो वहाँ पे ज़लज़ला आया, तो ये सारी सूरत हाल हमने देखी। और बड़े लोग जो हैं अपने उनसे बिछड़े, और बड़ी तकलीफ़ दे ज़िंदगी जो है किसी न किसी इस सालों ने लोगों की ज़िंदगी जो है वो तब्दील की, खुशियों से लेकर दुख। और आज ये जो आपने बात की कि 2024 का जो रंग है, उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाला जो साल है ये अच्छा गुजरे, खूबसूरत गुजरे, आरामदेह गुजरे, सुकून हो। और कहीं ना कहीं दुख की ये घड़ियां जो है जिसमें हम रह रहे हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ है, कहीं ना कहीं माजी की तकलीफ आपको हाल में तकलीफ देती है, दुख देती है। तो मेरे ख्याल में इससे अब निकला जाए, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश। और ये बात भी याद कर लें कि लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी किसी चीज़ के लिए किसी वजह से नहीं रुकती। तो पिछले साल जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अब आपने आगे बढ़ना है, नए साल का अच्छे से आगाज़ करना है, और यही जो है वो ये कलर पैगाम भी दे रहा है।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अनोखी मनोखी सी खबर है ये, समझ नहीं आया कि ऐसा हो कैसे गया। आप इमेजिन करें, चलें आप इमेजिन करने से पहले रिकॉल कर लें, मक्खी एक मूवी है, वो तो आपने देखी होगी, बल्कि हरमीत बाजी ने लास्ट टाइम उसका हवाला भी दिया था। अब मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगी, अमेरिका में हरमीत 63 साला शख्स की बड़ी आंत से जिंदा मक्खी बरामद हुई है। मैं दोबारा बता रही हूँ, मक्खी तो बरामद हुई है लेकिन जिंदा मक्खी बरामद हुई है। अगर आप स्टमक की बात करें तो गैस्ट्रिक एसिड आपको पता है कि फौरी तौर पर हम जो भी खाना खाते हैं डिज़ोल्व हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और जो भी एसिड है वो उसको फौरी तौर पर आपको पता है इस तरह का मादा बना देता है कि वो आप खाना डाइजेस्ट खाने करने के बाद सख्त से सख्त खुराक जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अब ये मक्खी कैसे डिज़ोल्व नहीं हुई, ये बच तो गई लेकिन जिंदा कैसे बच गई? अच्छा हरमीत, आपको पता है कि डॉक्टर्स जो हैं दे गॉट शॉक्ड, कि वो भी हैरान हो गए कि ये बहुत रेयर केस होता है, सालों में शायद कोई एक दफ़ा ऐसा केस आएगा कि एक मक्खी जो है वो बड़ी आंत से बरामद हुई है और वो उसके बाद जिंदा है। तो खैर इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ है इस पर अभी बहुत रिसर्च होगी और इसके बाद ऑब्वियसली किसी पॉइंट पर तो हम पहुंच ही जाएंगे। लेकिन ये बहुत अनोखी खबर है, डिफरेंट। बात आपकी दुरुस्त है और वाकई में हैरान कौन सी खबर है कि कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ खा लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं तरीके से जो वेस्ट मटेरियल है उसी तरह निकल भी जाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल आप अंदाज़ा लगा लें कि मक्खी है भैया और वो भी जिंदा सलामत, लेकिन बहरहाल ज़्यादा नहीं कर सकते, इस पर गुफ्तगू आगे निकल जाते हैं। चाय का टाइम है, लोगों का ब्रेकफास्ट का टाइम है तो अच्छा हरमीत, आपको पता है इस सारी सिचुएशन में ना अभी बस डायग्नोस ही करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि अपने 20 साल करियर में मैंने तो ऐसा कोई केस नहीं देखा। और अगर खुराक की बात की जाए तो अगर हम मक्खी मतलब ऐसा कोई फ्रूट खाया होगा या कोई ऐसी चीज़ खाई होगी जिसके ऊपर मक्खी बैठती है, लेकिन अभी तक की रिसर्च के मुताबिक एक दिन पहले इन्होंने पिज़्ज़ा खाया था। तो आप भी पिज़्ज़ा खाने से पहले आप ज़रूर सोचिएगा, देखिएगा भी ज़रूर और ख़्याल करें इस चीज़ का। और इस बात आपको पता है हमेशा कहा जाता है कि आप जब भी खाना खाएँ तो ख़ासतौर पर सर्दी हो गर्मी हो कोई भी मौसम में इसका ख्याल करें कि वो ढकी हो और उसको ढांप के रखा गया हो, तो ये कोई भी ऐसा मसला होने से बेहतर है कि आप प्रिकॉशंस कर लें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली हमने आपको देनी है दुनिया की गहरी तरीन ज़ेरे ज़मीन जदीद लेबॉर्ट्री की तामीर। गेस करें हरमीत कहाँ हो रही है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। चाइना में होगी। हाँ चाइना में ही हो रही है। हरमीत को तो श्योरिटी है इस हवाले से क्योंकि ये बात वाकई सच है कि ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो एक के बाद एक ऐसी, अगर एक बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, बहुत सारी हाई राइज बनानी हो, बहुत सारे ब्रिजेस बनाने हो, एक के बाद एक अनोखी चीज़ें दरियाफ्त करनी हो, बनानी हो, इन्वेंट करनी हो, तो चीन इज़ ऑल हेयर। अब जनाब दुनिया की गहरी तरीन, इसकी मैं गहराई आपको बता देती हूँ, 2400 मीटर नीचे दी डीप अंडरग्राउंड ये लेबॉर्ट्री है जो कि बनाई गई है और बनाकर इसकी कंप्लीशन हो चुकी है। पिछले साल इसका आगाज़ किया गया और कम मुद्दत में फौरी तौर पर इसको बहुत सारे आने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसको ज़ेरे ज़मीन ही आप रिसर्च कर सकते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसने पूरी दुनिया को एक दफ़ा हरमीत हैरान कर दिया। सुहा, अगर हम देखें इस प्रोजेक्ट के हवाले से, क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने पढ़ा था कि चाइना इस किस्म का प्रोजेक्ट लेके आया और उस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में स्पेस के हवाले से बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ा काम हो रहा है, और आपने देखा कि आस पड़ोस में भी हिंदुस्तान का जो चंद्रयान था वो भी पहुंचा। लेकिन चाइना की एक और सोच है, क्योंकि जहां सोच ऐसा लगता है कि औरों की ख़त्म हो जाती चीनियों की, वहां से दोबारा जो है वो नई सोच लेके आगे पैदा हो जाते हैं। तो अब ज़मीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, एक तो ज़मीन की जो पैमाइश है, मुख्तलिफ साइंसदानों उसके हवाले से अपनी जो थ्योरीज थी वो तो पेश की, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिसर्च है जिसके हवाले से चाइना के साइंसदान कहते हैं कि उस पर अभी काम नहीं हुआ। और हम चाहते ये हैं ये जो लेबॉर्ट्री बनी है इसकी गहराई और मजीद गहराई पर भी काम सोच विचार चल रहा है कि अंदर और दीगर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आने वाले दौर में उससे तब्दीली भी ज़मीन पर हो सकती है और आम इंसान को उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है, चाहे हर डिपार्टमेंट में देखें, हर इदारे में देखें, चाइनीज़ बड़े ईमानदारी से काम करते हैं। मैं तो उनके साथ काम किया, उनका हर मिनट सेकंड जो है वो बड़ा कीमती होता है। हमारी तरह लेजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, काम के साथ और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो यही वजह आज पूरी दुनिया में भैया उनका हर जगह जो है बोलबाला हुआ है, तो यही वजह है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आप तैयार हो जाए आगे आने वाले कई सालों के लिए कि लाहौर में कोई, आपको पता है एक दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं लाहौर क्या पाकिस्तान में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आपको पता है उनका क्रेडिट भी चीन को ही जाता है, हमारा दोस्त मुल्क है। तो हमारे मुल्क में अगर ऐसी हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, ऐसे नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि वो चीन की मदद से हमने उसको पाया तक मिल तक पहुँचाया, तो सोचिए चीन में एक के बाद एक किस तरह से नई इन्वेंशंस हो रही हैं और नए प्रोजेक्ट वो लॉन्च करते जा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमने बेसिकली आपको दोबारा चीन से ही देनी है, क्योंकि हम चीन की खबरें इसलिए, एक तो हमारा दोस्त मुल्क है और उसके बाद खबरें भी ऐसी है ना कि वो ना सिर्फ खुद बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं जो कि दुनिया को हैरान कर रही है, लेकिन दुनिया को काफ़ी परेशान भी कर रही है। और दुनिया में सुपर पावर की बात कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका की बात करेंगे हम, जिनको अब चाइनीज़ से काफ़ी मसाइल हो गए हैं। वो पता है क्या कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। चीनी लेसन, जिसको पता है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, बल्कि अमेरिका में, दीगर ममालिक में भी ये लेसन जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अमेरिका पता है अब क्या कहता है, वो कहता है कि चीनी लेसन जो है ना वो अमेरिका की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन गया है। अब आप खुद सोचें कौमी सलामती के लिए ख़तरा कैसे बनेगा। मैं आपको एक दो रीज़न भी दे देती हूँ। वो इसलिए, रीज़न तो खैर लेम ही है, लेकिन चले रीज़न है। वो कहते हैं जनाब इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो गंदे पानी से करते हैं, मतलब फजला जात का जो पानी होता है ना उससे ये इसकी प्रोडक्शन करते हैं, और यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं और लोग जो है उनकी जान को ख़तरा है, इसीलिए कौमी सलामती को ख़तरा है। अंदाज़ा कर ले हरमीत। सुहा, अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में जिस किस्म की वस्त किस्म की सिचुएशन है ना, जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनसे बात होती है, वैसे तो हमें लगता है बड़ा चीज़ें बढ़िया है, लेकिन जो गंदगी के ढेर, बहुत सारी चीज़ें जो हमें वहाँ पे नज़र आती हैं वो किसी और जगह में नहीं है। ये यकीन माने, में बाकायदा प्रूफ के आजकल तो यूट्यूब है, आप उस पर सर्च भी कर सकती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये सलामती का जो इशू है इसमें कोई शक नहीं है कि आप चाइना की मार्केट में, अमेरिका की मार्केट में आप जहाँ पे भी जाएंगी आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट की बार नजर आएगी। और इसी तरह ज़राअत के हवाले से हमने देखा कि चाइना जो है वो उस तरह ही तेजी से जा रहा है, और गर्म पानियों तक रसाई के लिए सीपेक का ये जो कॉरिडोर है जो अभी कई मसाइल का शिकार है, लेकिन ये भी बनाने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं गर्म पानियों तक जो रसाइयाँ, जो रुकावट हैं वो दूर हों। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आने वाला जो दौर है, आने वाला जो वक्त है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह ये ब्लॉक बन रहा है, मशरिकी ब्लॉक जो बन रहा है, इससे बड़ा खौफ है। और हम खौफ देख सकते हैं, मशरिक वुस्ता की जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज सर पकड़े बैठे हुए हैं कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आपको पता है चाइनीज बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो बड़ी तादाद में इंपोर्ट भी की जाती है, एक्सपोर्ट भी की जाती है, और वो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो चाइना की तरक्की को रोकना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या, हम नहीं कर सकते, और दीगर ममालिक भी यही कंसीडर करते हैं। सो वी आर डन फॉर, जिसे हम कहते हैं डेली डोज। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन ये दिल आजकल सियासतदानों का या सियासी पार्टीज का हो, मुख्तलिफ दीगर सियासी पार्टीज के लिए धड़क रहा है, और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन सामने आ रहे हैं कि हमने भी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन चलिए, सियासत का हुस्न भी यही है कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस ही बन जाती हैं। IPP की अगर हम बात करें और नून लीग की बात करें, कहाँ मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ ने ये मुलाकात की और वहाँ से ओन चौधरी मौजूद थे। अब इस मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो तादाद तो खैर सामने नहीं आई, लेकिन बातें काफ़ी ज़्यादा सामने आ गई हैं। इस पर कुछ कन्फर्मेशन ले लेते हैं। हमारे साथ जो है वो फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं, साबिक सूबाई वजीर है, सीनियर रहनुमा है IPP के। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं आप, ठीक है? नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? नहीं, अभी नहीं किया, अभी आपके इंतजार। सर लगता है लंबी दौड़ से आए हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की जॉगिंग करके आए हैं। जी फरमाइए, क्या पूछ रहे हैं ना, सुबह जो उठा दिया। सर देख ले, अब सुबह इसीलिए सर हम तो सोच रहे थे आप एक्सरसाइज करके आए हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं अभी उठाऊं। आजकल तो आपको मजीद एक्टिव होना चाहिए सर, इलेक्शन सर पे आ गया। चलिए सर, एक्टिव सर आप जितने एक्टिव हैं या IPP जितनी एक्टिव है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? आप देखिए, अगर सूरत हाल तो सिर्फ 1-2 महीने रह गए हैं और जो कॉम्बिनेशन हमें सामने आ रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं, अगर हम सिर्फ बात करें नैरेटिव की, बयानिए की, तो नून लीग के नैरेटिव से क्या आप इत्तेफाक करते हैं? सितंबर में नैरेटिव ये था कि एस्टैब्लिशमेंट या हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि हम उनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब अक्टूबर में वापस आए तो जो मीनार पाकिस्तान उन्होंने खिताब किया उसमें उन्होंने बड़े मुफाहमाना अंदाज में चीज़ों को लेके चले और बड़े आराम से, शाइस्तगी से, तो उनका बयानिया अब तक क्लियर नहीं हो रहा। तो किस चीज़ के साथ IPP स्टैंड कर रही है नून लीग के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर IPP अपने बयानिए के साथ खड़ी है, और IPP का बयानिया ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरह फसाद फिल अर्ज की सियासत नहीं करनी, आपाधापी की सियासत नहीं करनी, छीना छपटी की सियासत नहीं करनी, ताइफल मलूकी की सियासत नहीं करनी, नरगसियत की सियासत नहीं करनी, मैना मानू की सियासत नहीं करनी, और अपने अलावा बाकी सारों को बदकार, बदकिरदार, सयाकार, खताकार, गुनाहगार गर्दानने की सियासत नहीं करनी। हमने पाकिस्तान जो इस वक्त गर्दाब का शिकार है, मसाइल का शिकार है,
اور اکانومی اس کی بالکل ڈیٹریٹ ہو چکی ہے, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی پالیٹکس کرنی ہے. ہمارا تو یہ بیانیہ ہے. اس کی دوسری طرف نواز شریف صاحب جو اب کی بار آئے ہیں, انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے پچھلے اپنے 3 کرائسس سے, اور اب وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں, وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور ان کا بھی اس وقت بنیادی طور پہ ایجنڈا یہی ہے کہ ملک کے جو معاشی مسائل ہیں, جو تباہ حال ہوا ہے, اب اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, تو اس پہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اکیلے سادہ اکثریت لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اس وقت پاکستان کے ان اگلے الیکشنز میں. تو وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. وہ پنجاب کے اندر آئی پی پی, جے یو آئی فضل الرحمان سے, جناب پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پی سے, جی ڈی اے سے, ایم کیو ایم سے, سب کو جو ہے وہ اگر وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ایک اچھا فنامنا ہے. چوہان صاحب, اگر ہم دیکھیں, بات آپ درست فرما رہے ہیں, آپ کا سیاست میں ایک طویل عرصے کا تجربہ ہے, لیکن ہم جو آج کل کی سچویشن جو ہم نے دیکھی ہے, یعنی آپ کو یاد ہوگا چوہان صاحب, ایک فلم تھی جسٹس چودھری, اور وہاں کی چوکٹ سے جا کے لوگ انصاف لیا کرتے تھے. اس بار سچویشن بھی کہیں نہ کہیں ہمیں وہاں سے نظر آئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں عدم استحکام جب بنا تو وہ استحکام پارٹی میں گئے, اور کہیں نہ کہیں جہانگیر ترین صاحب کی چوکٹ سے ان کو انصاف ملا. تو سر, یہ جو سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے, کیا ابھی بھی کچھ دوست جو ہیں استحکام اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس چوکٹ, اس در سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سر, کچھ سرپرائز؟ ہم اب تسلی سے جواب سنتے دے دے. شوق سے تحریک انصاف نہیں چھوڑی. 17 سال مارے کھائی, پرچے جھیلے, نون لیگ کی 10 سال کی صوبائی حکومت کے اندر ہر قسم کی جسائیت اور ہر چیز ہم نے جناب چیئرمین تحریک انصاف کی انسٹرکشن کے اوپر ہم نے سب کچھ برداشت کی, ہمیں وہ نہیں ہلا سکا. تو اب ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سابق چیئرمین تحریک انصاف نے اپنی مرضی, اپنی منشا, اپنی تمنا, اپنی ول, اپنی وش اور اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنی آئیڈیالوجی کے تحت یہ اپنا ٹائٹینک جینا ڈبویا ہے, اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. جب کلاڑی 9 مئی کو مار دی, 1.5 سال لگاتار انتھک محنت کر کے, لازوال محنت کر کے, بے مثال محنت کر کے, جاندار محنت کر کے, جب وہ ٹائٹینک ڈوب گیا, سارے کے سارے شیر افضل مربت کی آئیڈیالوجی کے مطابق جناب ادھر پہنچ گئے, چیئرمین سابق چیئرمین تحریک انصاف سمیت, میں لفظ نہیں استعمال کروں گا. تو جناب ہمارے سامنے ہم وہ لوگ ہیں جو اس وقت آئی پی پی میں آئے نا, جو 5 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال, 25 سال, 30 سال کا ایم این اے, ایم پی اے اور وزیر سابق صوبائی اور وفاقی وزارت کا تجربہ رکھتے ہیں. ہم پولیٹیشین اپنی صلاحیتوں کو کھلے لائن پہ لگا دیں, فرد کی نرگسیت اور اس کی انتہا پسندانہ سیاست کی نظر کر دیں. ہم نے پھر رستہ نکالا اپنا کہ ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے. اب آپ سوہا جی اور آپ ہرمیت صاحب, آپ کا 5 سال, 10 سال, 15 سال کا اینکرنگ کا تجربہ ہو, آپ کسی ایک ادارے کے مالک یا ادارے کے چیف ایگزیکٹو کی جناب کسی نرگسیت کا یا کسی انتہا پسندی کا شکار ہو کے کہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں اینکرنگ. بھائی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ چوہان صاحب, ایک اور چیز جو آپ فرما رہے ہیں, ایک تو آپ نے اس سے پہلے جو بات کی کہ کہیں نہ کہیں چیئرمین تحریک انصاف جو چابی دیا کرتے تھے اور پھر کہیں نہ کہیں آپ لوگ وار کرتے تھے نون لیگ پیپلز پارٹی پہ, لیکن ابھی بھی آپ لوگوں کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں, جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت ساری پارٹیاں جو کسی اور کے ڈور پہ ناچتی ہیں, تو اب آپ کے حوالے سے بھی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں چابی کی اور سے دی جاتی ہے. تو سر, اس چابی کے کنٹرول میں آپ رہیں گے یا خان صاحب کے دور میں جس طرح رہے, یا کہیں نہ کہیں آپ اپنی بھی سوچ رکھیں گے کہ یہ چابی والا جو ہے یہ ٹھیک نہیں بول رہا ہے, ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ میں نے چابی کا استعمال کیا نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے لیے. مریم نواز صاحبہ کی زندگی کو جتنا اچھالا گیا, ان کے پہلے بچے کی پیدائش کو جتنا پروپوگیٹ کیا گیا, یہ سارا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تھا نا. پھر اس کے بعد جو ننگی کھڑی بیگم کلثوم نواز, میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شرمندگی 2 چیزوں کے اوپر زندگی میں سب سے زیادہ ہوئی. ایک, بیگم کلثوم نواز صاحبہ جب جناب بیڈ پہ تھی, بستر مرگ پہ, اس وقت جو تنقید پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتی تھی. دوسرا, اس تحریک فساد فی الارض میں پچھلے سال نومبر کے مہینے میں 4 دن کے لیے سابق چیئرمین تحریک انصاف نے ہم سے مری روڈ کے اوپر جناب اور پنڈی کی 5 سڑکیں بند کروائی تھی, مکمل بند. میری ڈیوٹی جناب مری روڈ کو بند کرنے کی تھی, ہم نے وہ بند تو کی. خدا کی قسم رات کو خون کے آنسو ہوتا تھا میں گھر جا کے کہ یار مجھے دن میں کم از کم 400-500 بوڑھی خواتین مرد آ کے مجھے گالیاں دیتے تھے, اور سابق چیئرمین کو بھی جب ٹریفک بلاک ہوتی تھی, ایمبولینس بند ہوتی تھی, بچوں نے کالج اسکول جانا ہوتا تھا, پیپر دینے کے لیے جانا ہوتا تھا, مریضوں نے ہسپتال جانا ہوتا تھا,
पूरे का पूरा पिंडी अच्छा इस्लामाबाद सर देखिए, आपको रिग्रेट है ना सर, आज आप रिग्रेट कर रहे हैं ना यहाँ बैठ के, इतने सालों में इतने साल आपने दिए, चाहे वो चाबी दी, नेगेटिव दी, पॉजिटिव दी, आपका अपना भी कोई बयानिया है, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आप उसको साथ लेके चले हैं। चले अब ये बता दें, लीडर बदल गया, बाकी नीचे का सारा डिपार्टमेंट तो वही है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोग तो IPP में शामिल हो गए हैं। अब इन लोगों को साथ लेके कैसे चलेंगे? इनकी आइडियोलॉजी कैसे मुख्तलिफ हो सकती है? ये भी तो उनके ड्राइव करते हैं। मैं बता देता हूँ, तसल्ली से सुन लीजिएगा। जहांगीर तरीन साहब में और साबिक चेयरमैन साहब में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वो हम्बल है, पोलाइट है, वो इतनी ज्यादतियों के बावजूद के, मैं तो 17 साल रहा हूँ पार्टी में, मुझे पता है कि किस अंदाज से ये तो अपने घर का किचन नहीं चलाते थे साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ। वो तो रोटी अपने पल्ले से नहीं खाने के आए, वो तो पीने का पानी भी अपने पल्ले से पीने के आदी नहीं है, कायल नहीं है। वो तो जहांगीर तरीन साहब उनके घर का किचन भी चलाते थे, उनकी रोटी टुकड़, उनके मुलाजमों की तनख्वाहें, दफ्तर, हर चीज, अरबों रुपए का खर्चा, तो उसको क्या सिले में मिला? उसकी बीवी के ऊपर जहांगीर तरीन साहब की, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर पर्चे, इतनी बदलिहाजी मैं समझता हूँ। मैं और इस तरह की सैकड़ों मिसालें मैं जानता हूँ साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। तो जहांगीर तरीन साहब का एटीट्यूड और बिहेवियर में और साबिक चेयरमैन में जमीन चौहान साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की, लेकिन अगर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात करें, आपको याद होगा नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, जिसकी अब आप तारीफें और उनको डिफेंड कर रहे हैं, यही लोग कहा करते थे कि चीनी चोर जहांगीर तरीन का एहतसाब हो। और ये मामला तो वहां से शुरू हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ करती थी कि चीनी चोर, चीनी माफिया का नाम दिया गया। लेकिन सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो वादे, एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब सदर की कुर्सी के लिए जो है वो भी बेताब हैं, दीगर लोग भी बेताब है, तो क्या आप लोगों से भी कोई वादा हुआ है सर कि CM शिप वगैरह जो है? शेरवानी आपकी पार्टी में से किसी ने सिलवाई है? हरमीत सादा से सवाल ये कर रहा है कि शेरवानी कोई बटन शटन, कोई कपड़ा शपड़ा, कोई स्टिचिंग विचिंग। हाँ जी, साबिक चेयरमैन तहरीक साहब जनाब शेख रशीद को कहते थे, वो कहते थे, ऑन रिकॉर्ड कहते थे कि मैं इसको चपरासी ना भर्ती करूं। ठीक है, तो फिर पिछले 13 साल क्या होता रहा? जनाब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज लाई साहब जैसे एक जीरत और एक समझदार और एक बुजुर्ग पॉलिटिशियन के हवाले से जो बातें किया करते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब? ये बातें नहीं है। सियासत के अंदर इंसान जो ना, कभी खुशी कभी गम, तारा राम पाम पाम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, ये चीजें लगी रहती है। ठीक है ना? तो इसी वजह से इंतहा पसंदाना सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, इतना रखो। देखो, मैंने पिछले 4 महीने से एक आइडियोलॉजी रखी हुई है पाकिस्तान की जना मीडिया में। क्या 4 मफादात होते हैं। अच्छा। एक होता है जाती मफाद, एक होता है पार्टी का मफाद, एक होता है अवाम का मफाद, एक होता है मुल्क का मफाद। जी, जो सियासतदान और जो सियासी पार्टी इन 4 मफादात के लिए बैठ नहीं सकती, निगोशिएट नहीं कर सकती, झुक नहीं सकती, कोऑपरेट नहीं कर सकती, टेबल टॉक नहीं कर सकती, वो सियासतदान ही नहीं है, वो सियासी जमात ही नहीं। ठीक है, मुफाहमत के बाद क्या सुनते आती है, सुन लो। हाँ जी, सुना दे। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का क्या स्टाइल था? उनकी नरगसियत का स्टाइल ये था, वजीर आजम थे तो कहते थे मैंने अपोजिशन के साथ नहीं बैठना, क्योंकि सारे चोर चक्के, 2 नंबर, बदकिरदार, बदकार, सियाकार, खताकार, गुनाहगार, सब कुछ है। अच्छा। जब अपोजिशन लीडर थे तो कहते हैं मैंने वजीर आजम के साथ नहीं बैठना, ये बड़ा करतूतिया है, 2 नंबर है, बदलिहाज, बदकिरदार, करप्ट है, फला है। और यार केड़ी नरगसियत है ते विचों जनाब खोदा बाहर निकला चूहा, वो भी मरा हुआ कि सबसे ज्यादा करप्ट हो तो पूरा खानदान। सर बहुत स्मेल हो गई है सर, चूहा मार दिया आपने। बस अब आगे मुझे ये बता दे, लास्टली ये बता दे, सीट एडजस्टमेंट की तादाद क्या हो सकती है? आप लोग का क्या प्लान है नून लीग के साथ, और आपका अपना क्या प्लान है? आपको कौन सी वजारत चाहिए इस दफा? एक तो 25 कौमी असम्बली की सीटें और तकरीबन कुछ 44-45 सूबाई असम्बली पंजाब की सीटों पे है, और इसी के लगभग उम्मीद है कि इंशाल्लाह एडजस्टमेंट हो जाएगी। और अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। जीतने के बाद पार्टी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक जनाब हम भी कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डिस्कशन रही आपके साथ हरमीत, और रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा है फयाजुल हसन चौहान साहब को, उन समेत बाकी दीगर जो PTI से मुंसलिक लोग रहे हैं उन्हें भी काफ़ी रिग्रेट है। होपफुली कि इस रिग्रेट को ओवरकम करके अब आगे जो आखिरी बात थी ना उनकी, वो सबसे अच्छी थी, ये कि मुल्क की मुफाद के बारे में सोचा जाए, ना किसी पार्टी के बारे में, ना किसी सियासतदान के बारे में, ना ही अवाम के बारे में, बल्कि सोचा जाए तो सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए, तो रियाया का खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। एक ब्रेक लेनी है हमने, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी ऐसे यंग टैलेंट से. अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे लोग जो कि टैलेंटेड होने के साथ साथ इस चीज़ का खासा भी रखते हैं कि किस तरह से अपने आप को मनवाना है पूरी दुनिया के सामने, और यकीनी तौर पर वो हमारा प्राइड है. मैं आपकी मुलाकात आज फहद सीमाब से करवाऊंगी जो कि बेसिकली ही सर्विंग देयर सर्विसेज इन जर्मन रेलवे. और अगर हम अपनी माजी की बात करें, अपनी तारीख की बात करें, तो वो PIA हो या फिर रेलवे हो, एक के बाद एक ऐसे हमने देखे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें ट्रेनिंग के लिए यहाँ से अमला, यहाँ से स्टाफ जाता रहा है. लेकिन आज जब इन इदारों की ज़बहाली देखते हैं, इनको हम देखते हैं किस तरह से ये ज़वाल का शिकार है, तो यकीनी तौर पर हमें इस चीज़ को रिकॉल करना चाहिए कि अब इस बात की अशद ज़रूरत है कि इस तरह का यंग टैलेंट पाकिस्तान में भी परफॉर्म करे और पाकिस्तान में इन इदारों की बेहतरी के लिए काम करे. लेकिन फहद से आपकी मुलाकात कराते हैं, वो यकीनी तौर पर हमें बताएंगे कि वो किस तरह का फ़र्क देखते हैं अगर पाकिस्तान रेलवे की बात की जाए या जर्मन रेलवे की, वो सिस्टम में कहाँ कहाँ डेफिशिएंसीज़ हैं, कहाँ कहाँ हम लैक कर रहे हैं. और ये जानने के लिए उनसे मुलाकात करते हैं. वो इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त हरमीत के साथ मौजूद हैं. सो हरमीत, ओवर टू यू. जी बिल्कुल सोहा, वैसे तो सवाल में बहुत सारे सवाल में इंटरव्यू में आपने कर ही दिए. तो फहद बाजी, आप जर्मनी में रहते हैं, पाकिस्तान आए, सूरत हाल आपके सामने है. रेलवे की कंडीशन पे अगर बात की जाए तो आप 5 साल से वहाँ हैं. क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे देखी? और कहीं ना कहीं एक वक्त था कि 1860 में जब हमारा पहला इंजन सिंध के इलाकों से गुजरता हुआ जा रहा था तो लोग कह रहे थे हाय शैतानी कोई ताकत आ रही है. तो वो ताकतें आज कहाँ पहुँची और हम उसी ताकतों में कहाँ चले गए? क्या चीज़ें देखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले शुक्रिया बुलाने का और मुझे ये मौका देने का कि मैं वहाँ की रेलवेज़ को हमारी रेलवेज़ के साथ कंपेयर करके ये बता सकूँ कि हमारी रेलवेज़ कहाँ स्टैंड करी इस वक्त और हमें कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो जिस तरह अगर मैं उनके साथ कंपेयर करूं तो इस वक्त जर्मनी में जिस तरह सबको पता है कि बुलेट ट्रेन चल रही है. जर्मनी जो है इस वक्त दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन नेटवर्क, ऑलमोस्ट जो टॉप 4-5 कंट्रीज़ हैं उसमें आता है और वहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है. इवन उनकी अब आगे जो इस वक्त जो काम हो रहा है वो हो रहा है ऑटोमेशन पे, कि ड्राइवर लेस ट्रेन इंट्रोड्यूस करनी है उन्होंने आगे 5-6 साल में. मतलब बुलेट ट्रेन में भी वो इस पॉइंट पे जा चुके हैं. और अगर मैं थोड़ा सा जिस तरह आपने 1860 की बात की तो मैं 1971 की बात करूँगा. वो इसलिए कि मेरी जब मैं रेलवेज़ में हायर हुआ तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आपको वो ट्रेन करते हैं. तो मेरी जो पहली ट्रेनिंग थी 1971 में? नहीं, मेरी ट्रेनिंग थी इसी साल. क्योंकि मैंने इसी साल किया. बच्चे हो ना, मैं सोच रहा 1971 की बात बता रहा हूँ कि 1971 की उस ट्रेनिंग में हमें उन्होंने बात बताई कि 1971 में, हालांकि जर्मनी उस वक्त 2 टोटों में था और तब 1971 में उन्होंने जो पहली ट्रेन हिट की 200 किलोमीटर पे, वो 1971 में थी. तो मतलब हमारे लिए ये एक सोचने की बात है कि 1971 में हम कहाँ थे और एज अ कंट्री जर्मनी जो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 हिस्सों में था वो कहाँ पहुंचा हुआ था स्टिल. सो इसलिए अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो फहद, मैं सवाल करता हूँ. सवाल बहुत सारे मेरे अंदर में, मैं तो सवाल ही हमारा काम है. अच्छा फहद, एक और चीज अगर हम देखें, जिस तरह हम यहाँ पे ड्राइवर हजरात देखते हैं रेलवे के, फिर वहाँ पे कुली माफिया, हर तरफ एक माफिया आपको नजर आता है. क्या वहाँ पे भी इस तरह स्ट्राइक वगैरह होती है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं? वैसे कि नहीं, ये सीन तो नहीं है. अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि आजकल वहाँ पे ये स्ट्राइक का जो रुझान है थोड़ा सा है. और उसकी रीज़न ये है कि हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन ग्लोबली आ चुकी है. जर्मनी में भी इन्फ्लेशन आ चुकी है. तो वो जो स्ट्राइक्स थी उनका पर्पस सिर्फ ये था कि जो जर्मन रेलवेज़ है वो अपने जो स्टाफ है, जो ड्राइवर्स हैं, जो लोअर स्टाफ है, उसकी सैलरी बढ़ाए. और उस पर भी वो बड़ा पीसफुल सा प्रोटेस्ट था और सारा कुछ, और उस पर गवर्नमेंट ने काम करके अब सैलरीज बढ़ा दी हैं. बल्कि अभी हमारे क्या कहते हैं, मेरे आने से पहले सैलरीज बढ़ाई हैं विद अ विजन, विद एन एम के नेक्स्ट. आपका तजुर्बा जो है, अगर हम वहाँ पे इंजन वगैरह, अब जो बुलेट की तरफ आप चले गए, हम तो अभी भी कोयला डाल के बेचे का टाइम खत्म ही नहीं होता. सूरत हाल वही पुरानी 1800 की है. क्या लगता है वहाँ बैठे हैं आप जैसे टैलेंट नौजवान जो है वो बाहर काम कर रहे हैं, क्या आइडियाज हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस रेलवे को दोबारा हम उस मुकाम पर लाके खड़ा कर सकते हैं जहाँ पे ये कभी उरूज पर था? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि मैं इसमें बताता जाऊँ, उसका काफ़ी डिटेल आंसर देना पड़ेगा मुझे. उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही मैं रेलवे में गया तो मैंने एक चीज़ नोट की कि उनका एक स्ट्रक्चर है, वो आपको शुरू से ही ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं. ट्रेनिंग इन द सेंस कि आपके साथ एक सीनियर बंदा लगाते हैं जो 6 मंथ्स के लिए आपको ट्रेन करता है. और वो बंदा इतना फ्रेंडली होता है, वो कहता है कि आपने मुझसे ना सारा टाइम सवाल पूछने हैं, चाहे बेसिक सवाल पूछो कि मैं सुबह आके मुझे क्या करना है, इवन ये पूछो, लेकिन मुझसे सवाल पूछो. उसके बाद वो जो आपका इमीडिएट बॉस होता है उसने आपका पूरा 1-2 साल का प्लान लेआउट किया होता है कि हमने ये ट्रेनिंग आपको करानी है और उस सारे का खर्चा रेलवे खुद उठाएगी.
अच्छा। और उसमें ट्रेनिंग में बेसिक चीज़ें आपको सिखाते हैं कि उनके रेलवे के रेगुलेशन क्या हैं, उनके रेलवे के बाय लॉज क्या हैं, उनकी क्वालिटी के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल करप्शन के अगेंस्ट उनकी क्या पॉलिसी है, और आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है। और ये चीज़ पाकिस्तान में भी की जा सकती है कि आप अपने जो आपने एम्प्लॉय जो नया हायरिंग की है उसको आप उस लिहाज से ट्रेन करें। दूसरा उनका एक बड़ा अच्छा विजन है, वो ये कि वो बेस करते हैं रिसर्च पे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को आगे रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं कि आप जो है ना, हमें 5 साल 10 साल बाद इस डायरेक्शन में जाना है तो आप इस पे रिसर्च करें। अच्छा, अब इसमें बात आती है थोड़ी सी ये कि उनके पास फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। तो अब जर्मनी इटसेल्फ इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जर्मन रेलवे इटसेल्फ एक ऐसी कंपनी हो चुकी है अब तक जो प्रॉफिट भी जनरेट करती है। हाँ, एक और चीज सोहा, आपने भी देखा होगा हर साल हमारे यहाँ हादसा होती हैं ट्रेन के आवाज, 2 ट्रेनें टकरा जाती हैं, फिर पॉलिटिशियन जो है वो आके जबरदस्त किस्म की तकरीर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है बहुत सारी चीजें तगड़ी हो जाती हैं, जीरो उसका जो है वो रिजल्ट होता है। क्या समझते हैं ये जो हादसात हैं इसको कैसे रोका जाए, और क्या वहां पे अगर इस किस्म के हादसात होती हैं तो वो मिनिस्टर दोबारा भी टीवी पे नजर आता है या कहीं ना कहीं भेज देते हैं? वहाँ पे ये है कि एक तो पहले वहाँ पे मेंटेनेंस के ऊपर बड़ी उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। जिस तरह मैं भी काम कर रहा हूँ तो उनकी सबसे जो उन्होंने पहले दिन मुझे बोला था कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और इवन जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ 31 किलोमीटर लॉन्ग हैम्बर्ग में जो प्रोजेक्ट है मेट्रो का, उसमें उन्होंने कहा हुआ कि इवन मेंटेनेंस जो है उसकी वो बाद में मेरी उसी ग्रुप की जिम्मेदारी होगी। तो वो इंश्योर करते हैं कि जिसने वो ट्रैक ले किया है वो बाद में मेंटेनेंस में भी वही काम कर रहे हैं और वो उसी को मेंटेन कर रहे हैं। और अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है तो वो ये इंश्योर करते हैं कि आपको जो है ना इमीडिएटली रिजाइन करना पड़ेगा और आप नजर नहीं आएंगे। रीज़न बीइंग कि वो उनकी इस तरह की चीज़ों पे, उनकी लाइफ सेफ्टी पे जीरो टॉलरेंस है, लाइफ सेफ्टी पे और ह्यूमन सेफ्टी पे, ह्यूमन कोई नुकसान पे जीरो टॉलरेंस है। और पूरे इवन नेटवर्क की किसी भी डिपार्टमेंट में वहाँ जीरो टॉलरेंस है लाइफ ह्यूमन सेफ्टी के ऊपर। तो इन हादसात को कैसे रोका जा सकता है? पाकिस्तान में जो चीज़ें, किन किन चीज़ों का ख्याल रख के ये चीज़ें बची जा सकती हैं? जिस तरह हमारी जो ट्रैक काफ़ी जगहों में बिछे हुए हैं, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमें उसको उसके टेस्टिंग करके इंश्योर करना चाहिए कि वो इस केपेबल हैं कि उस पर ट्रेन, फॉर एग्जांपल मैं अगर जर्मनी की बात करूं तो उनके काफ़ी ब्रिजेस ऐसे हैं जो इस वक्त काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और हमारी रीसेंट ट्रेनिंग में उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारे ब्रिजेस हैं इनको दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इन ब्रिजेस को हमने टेस्टिंग की और इसके ऊपर हम सिर्फ इस स्पीड में जा सकते हैं, तो हम उससे भी 10 किलोमीटर पर आवर स्लो जाएंगे ताकि कोई हादसा ना हो। तो हमें इस तरह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल हेल्थ मॉनिटरिंग एक टर्म है, बड़ी आजकल रिसर्च हो रही है, पीएचडी हो रही है इसमें। तो आपको अपने पूरे रेलवे नेटवर्क की हेल्थ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि इसकी करंट स्टेट क्या है और इसमें आप किस स्पीड में ट्रेन यूज कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप तो उससे एक और चीज सोहा, आपने देखा होगा बहुत सारे नौजवान जिनको आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, वो बड़े विजन के साथ पाकिस्तान आ जाते हैं कि भाई हमने काम करना है अपने देश, अपने मुल्क के लिए, अपने वट्टी के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं साल 2 बाद वो भी उसी तरह हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मायूस हो जाते हैं। आप कितने इनकरेज्ड हैं पैसे मांगते हैं। तो ये क्या वजह होती है बाजी? क्या असर हो जाता है इस माशरे के, सोसाइटी के ऊपर? अफसरान जो है उनको भी कुछ चाहिए होता है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं चीजें जो होती हैं, ये वजह है। इसमें मेरे साथ भी वाकया हुआ था। मैं मास्टर्स के बाद पाकिस्तान आया था पीएचडी से पहले, तो 6 मंथ्स मुझे जॉब नहीं मिली। और जितने भी मैं इंटरव्यूज दे रहा था वहाँ यही था कि आप बाहर से डिग्री कौन सी कर आए हो। और इनफैक्ट मैं अभी भी कहीं बैठा हुआ था तो वहाँ एक मीटिंग में किसी यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ मुझे कोलीग ने वहीं बोला, जिन्होंने बुलाया था, इन्वाइट किया था, कि मैंने उनको कहा मेरा विजन है कि 7-8 साल बाद रेलवे इंप्रूव करनी है इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम्हारे से पहले बड़े जवान आए और उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या करोगे? तो यूँ लोग डीमोटिवेट करते हैं। और मेरा बीइंग यंगस्टर यही होता है एम के जो मेरा विजन है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी यूँ आज जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ पहुँचा हूँ कि और हम इस विजन को जो है वो एप्रिशिएट करते हैं। वैसे सोहा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, जहाँ पहुंचा बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ तो ठीक है भाई। वैसे बहरहाल बड़ी खूबसूरत आपकी सोच है, बड़ी जबरदस्त किस्म का आपका विजन है। हम इसका रिगार्ड भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। और अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ। बट ऑल तो अगर हम अपने मौजूदा हालात को देखें तो हम इस चीज़ के तो मुहतमिल नहीं हो सकते कि सारी सिचुएशन में एक नए सिस्टम को हम शुरू से लॉन्च करें। हाँ, मौजूदा सिस्टम में जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, वो सिस्टम में जहाँ हम लैक कर रहे हैं, डेफिशिएंसीज है, उसको एड्रेस किया जा सकता है। और उसके लिए ऐसे होनहार तलबा और तलबात की हमें ज़रूरत है जो कि सीख भी रहे हैं और दूसरे ममालिक में जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमें इन लोगों की ज़रूरत है, इनके बारे में सोचना चाहिए और इदारों को चलाने वालों को इनके बारे में सोचना चाहिए। अब लेनी है आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।